स्टूडेंट, जय श्री राम सभी को। वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। थोड़ा लेट हो गया है लेक्चर आने में। आज हम लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम #04। इससे पहले कॉमन आयन इफेक्ट का एक कनेक्टिंग लिंक जो था वो वाला एक लेक्चर आया था। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस क्या होता है और पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस जो हाइड्रोलाइसिस जो है ना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पूरे टॉपिक का नाम है। उसके 2 लेक्चर्स होने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम पीएच निकालेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस या डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर पीएच। ठीक है, चलिए देखो बेटे, हाइड्रोलाइसिस है क्या? हाइड्रोलाइसिस है क्या? हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड एंड बेस। सर ये तो उल्टा नहीं लग रहा है? हाँ बिल्कुल उल्टा लग रहा है। बेस और एसिड की रिएक्शन करने से सॉल्ट बनता था, सॉल्ट और वाटर बनता था। सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन कराने पर एसिड और बेस बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मतलब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है ना, हाइड्रोलाइसिस नहीं, पूरा नाम है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। रिवर्स है बिल्कुल। अब देखो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ना, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन, मतलब एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब यार देखो सीधी सी बात है, एसिड और बेस से मिलकर सॉल्ट बना है, तो वो जो सॉल्ट है वो कौन सा एसिड और कौन सा बेस से मिलकर बना है उस पर डिपेंड करता है कि उस पर डिपेंड करता है कि पीएच क्या रहेगी जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा। मतलब एग्जांपल समझते हैं। नंबर 1, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। एग्जाम्पल के साथ लेंगे डायरेक्ट। NaOH लिया, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों की रिएक्शन कराई, NaCl और H2O बन गया बच्चों। NaCl और क्या बन गया? H2O बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जब हम दोबारा कराएंगे, यानी उल्टी कराएंगे तो सेम टू सेम ये रिएक्शन बनने वाली है, Na+OH- H+Cl-, यानी 100% हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका। 100% हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि जितने H+ होंगे उतने ही OH- भी होंगे और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा। ये कौन कौन से होंगे आपके पास? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल में। KCl ले लो, KNO3 ले लो, जितने भी NO3 लिख लेंगे हम, जहां पर आपको NO3 समझ जाइए बढ़िया सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। KCl हो गया, NO3 हो गया, NaCl हो गया, NaNO3 हो गया। ये सारे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में आ जाते हैं। K2SO4 हो गया, Na2SO4 हो गया। ये सारे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, जरा देखते हैं कि इसका जो पीएच आएगा सॉल्यूशन का, पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो होगा बच्चों वो होगा 7। सर क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, जितने H+ है उतने ही OH है। तो ये जो है ना बच्चों, ये वाला जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल होगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा आपका? न्यूट्रल होगा। ये नॉर्मल बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है अब बात करते हैं इसके बारे में। इसकी पीएच हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसकी पीएच अगर हमको कैलकुलेट करनी होती ना तो हम क्या करते हैं? M1V1 - M2V2 अपॉन V1 + V2। ये होते हैं आपके H+ की कंसंट्रेशन या OH- की कंसंट्रेशन। अगर M1V1 एसिड है और M2V2 बेस है, और अगर एसिड की कंसंट्रेशन बेस से ज्यादा है, डेफिनेटली सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पढ़ा हमने क्या नहीं है, क्योंकि 100% न्यूट्रलाइज करते, रिएक्ट करते, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा हमने क्या नहीं है? पार्ट 2, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। पहली बात तो वीक बेस क्या क्या होते हैं पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में सबसे पहले आ गया आपका वीक बेस, यानी कि कैटायन वीक होना चाहिए। कैटायन वीक में आ जाता है आपके पास अमोनियम। सबसे बेस्ट है अमोनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। और स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपका अमोनियम नाइट्रेट हो गया।
वीक बेस आपका LCl3 हो गया। ये कौन है सर? अरे यार HCl और LCl और L2OH का होल थ्राइस से रिएक्शन करवाई होंगी हमने इसकी, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट हुई, ये हमारा अमोनियम सल्फेट हो गया। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट। अब देखो एग्जांपल हम ले लेते हैं NH4Cl का। ये हमने अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया। जब अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया बेटा हमने, तो क्या की, इसकी रिएक्शन कराई हमने वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्शन कराए बच्चों, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि H+ और Cl-, ये तो भैया पूरा पूरा निकल गया है। H+ और Cl- तो पूरा पूरा निकल गया है। बच क्या गया? बच गया आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एक बेस है बच्चों। क्या है? ये एक बेस है, और बेस पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब डेफिनेटली हाइड्रोलिसिस में कौन पार्ट ले रहा है, मतलब कौन सा पार्ट सॉल्ट का यहां पर आपको दिखाई दे रहा है? वो दिख रहा है पॉजिटिव वाला। कौन सा पार्ट आपका सॉल्ट का दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला सॉल्ट में है, यानी सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। OH- सॉल्यूशन में नहीं आ पा रहा है, H+ सॉल्यूशन के अंदर है भाई साहब। इसीलिए इसको पहली बात तो बोलते हैं केटायोनिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस। पहली बात तो इसको बोलेंगे केटायनिक हाइड्रोलिसिस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ओनली केटायन, जो सोल्ट का केटायन है, वही हाइड्रोलिसिस में पार्ट ले रहा है। पानी के साथ वो ही रिएक्ट कर रहा है। सर ये इसने भी तो रिएक्ट करा है H+। अरे यार, तो अलग निकल भी तो गया H+ और Cl-, लेकिन ये नहीं निकला, इसने पानी के साथ रिएक्ट किया। जो पानी के साथ रिएक्ट कर दे उसको वो टाइप का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। केटायन ने रिएक्शन किया, केटायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया। और इसकी जो पीएच होगी बच्चों, जो पीएच होगी वो 7 से कम होगी। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? क्योंकि H+ आयंस पढ़े हैं भाई। H+ आयन का मतलब क्या होता है? एसिडिक। नंबर 3 बात करते हैं बच्चों। नंबर 1 हो चुका है, नंबर 2 हो चुका है, नंबर 3 की बात करते हैं। आई होप ये दिख रहा है अच्छे से आपको, बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम चकाचक। नंबर 3 की बात करता हूं मैं आपसे। यहां पर हमने ले लिया बच्चों सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अभी तक कैलकुलेशन नहीं की है कि कितनी पीएच आएगी, अभी बस पता है पीएच एसिडिक आएगी, क्योंकि ये है तो एसिडिक है, ये है तो एसिडिक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं बच्चों, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं भाई साहब? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसमें से उसका बेसिक वाला पार्ट जाएगा। और वीक एसिड यानी CH3 COOH, और ये तो आया वीक एसिड का पार्ट, और ये आया स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट। उसके बाद ले लेते हैं भाई साहब कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, ये भी वीक बेस है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो है वीक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे हैं, ठीक है। Na3PO4 हो गया, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। नॉर्मल बात है भाई। अब हम क्या करें, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई CH3COONA की रिएक्शन हमने कराई वाटर के साथ, तो ये वाला पार्ट तो वाटर के साथ रह गया, CH3COOH, ये वाला पार्ट तो वाटर के साथ रह गया, वाटर से रिएक्शन कर गया। और ये Na+ अलग निकल गया, OH- अलग निकला, बिकॉज आयनिक कंपाउंड है ये एक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है। और इसके होने की वजह से बेसिक पीएच आ गई, इसके होने की वजह से बेसिक पीएच आ गई, बस खत्म बात, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा अगर बराबर लोगे तो। वीक एसिड वीक, इनकी कंसंट्रेशन बराबर लेनी है भाई। एक खैर इसके तो सेम ही है ना, मतलब एक ही तो है, कंसंट्रेशन तो बराबर ही होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये तरीका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये तरीका। जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उससे बेस स्ट्रॉन्ग से मिलके बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक पीएच, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक पीएच, ठीक है। आखिरी चीज है बच्चों हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वो मैं यहां बता देता हूं। ये लेक्चर मुश्किल से 10 से 12 मिनट का बच्चों, ज्यादा बड़ा लेक्चर ये नहीं है। दिस इज नॉट अ ज्यादा बड़ा लेक्चर। ओ माय गॉड, खतरनाक इंग्लिश जीपी सर की। दिस इज नॉट अ वेरी बिग लेक्चर बच्चों,
दिस इज जस्ट अ 10 to 15 मिनट्स लॉन्ग वीडियो लेक्चर, ज़्यादा कुछ बड़ी बातें इसमें नहीं है, बेसिक बातें आ रही है, कैलकुलेशन सारी अगले लेक्चर के अंदर आ जाएंगी। सर पिछला वाला लेक्चर तो 1 घंटे का था, ये वाला बड़ा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मन नहीं कर रहा है। नंबर 4, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड, दोनों वीक हैं। तो अमोनियम, डेफिनेटली अमोनियम इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीक बेसिस। साथ में ले लेते हैं कार्बोनेट। और बताओ सर, CH3COOH नहीं, CH3COO, अमोनियम एसीटेट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? अमोनियम एसीटेट बोलेंगे अब इसको। अब हमने क्या किया बेटा, अमोनियम एसीटेट लिया CH3COONH4 और इसकी रिएक्शन हमने करा डाली किसके साथ? वाटर के साथ। अब दिक्कत यह है कि ये रिएक्शन किस तरीके से होगी बच्चों? CH3COOH बनेगा, NH4OH बनेगा, और इन दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी pH जो है वो एसिडिक या बेसिक कोई भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन इट्स KB एंड इट्स KA। इसके Ka और Kb पे डिपेंड करती है, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे pH जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो इट इज कॉल्ड एज कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस एज एज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसको क्या बोलेंगे? कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसके अंदर क्या बोलेंगे? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि जो इसका एनायन है, माइनस वाला पार्ट है, CH3CO माइनस वाला पार्ट है, वो हाइड्रोलाइसिस में पार्ट ले रहा है। खत्म, कंप्लीट, सिंपल सी बात। अब मैं आपको बता देता हूं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, होता क्या है, और अलग अलग कंडीशंस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है बेटे, चलिए देख लेते हैं। सिंपल सी बात है। चलो नंबर 4 को ही हटा देता हूं मैं, अभी लिख तो लिया ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, पॉज करके, बहुत अच्छे, तुम तो स्लो करके भी चेक कर सकते। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, देखो यार, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट हो, आएगा हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही, आएगा हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही। बेस क्या होता है? BOH, एसिड क्या होता है? HA। ठीक है, H प्लस हटा दो, OH माइनस हटा दो, सॉल्ट क्या हो गया? BA सॉल्ट लिया हमने, इसकी रिएक्शन करा दी हमने वाटर के साथ। जब हमने इसकी रिएक्शन कराया बच्चों वाटर के साथ, तो बना BOH बना, और एक बना आपके पास HA बना, यानी एसिड और बेस बन गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। वाटर की कंसंट्रेशन हम ठीक है L है, प्योर लिक्विड है, तो हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो किस तरीके KH की बात करूँगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करूँ, तो प्रोडक्ट हो गया आपके पास ये, रिएक्टेंट हो गया आपके पास ये, ठीक है, सॉरी, प्रोडक्ट हो गया आपके पास ये, और रिएक्टेंट हो गया आपके पास ये। क्या ये KH है? नहीं, ये अभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये अभी तो क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब हम इसमें क्या करेंगे, KH2O की कंसंट्रेशन डाल देंगे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, यानी जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, जब हमने इसको इस तरीके से लिखा, तो जो KH है वो हो जाएगा हमारा ये, यानी कि इसको हटाना है कुल मिला के हमारे पास, और इस तरीके से हम निकाल चुके हैं हमारे, सॉरी बच्चों, सॉरी, इस तरीके से हम निकाल चुके हैं हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। बस कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए, वो बाद में बात करेंगे। उसके अलावा जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, आज थोड़ा शोर है, इस वजह से मैं थोड़ा एक आध लेक्चर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कर लेंगे एक आध दिन में और। ठीक है, साउंड प्रूफ भी करवा लेंगे भाई साहब स्टूडियो का, बात सुनो। चलिए ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H से ही दिखाते हैं, जैसे अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बात वही है, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये वैल्यू 1 होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट के लिए, लेकिन डेफिनेटली फॉर अदर 3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स इट इज डिफरेंट। ठीक है, वो जो भी 1 से कम होती है डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो सकती है,
ये वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स डिसोस हाइड्रोलाइज्ड वो कभी ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना जितना हमने यूज़ किए, तो डेफिनेटली हमेशा 1 से कम आएगी वैल्यू अनटिल एंड अनलेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना। इस बात के बाद ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको लिख के रखना बच्चों, मैं यही बोलूँगा पिछले लेक्चर में हमने देखा था। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए किस तरीके से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट किए जाते हैं। हम पढ़ेंगे नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 को। नंबर 1 को हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि उसकी पीएच डेफिनेटली 7 आने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।